हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का खोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं। सबसे पहले की वीडियो में मैंने आपको इसके पाठ्यक्रम से परिचित करवाया, इस विषय के पाठ्यक्रम से परिचित करवाया। उसके बाद हमने पाठ्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले टॉपिक अर्थात कंप्यूटर का उद्भव और विकास को पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें से हम कंप्यूटर का उद्भव पढ़ चुके हैं और साथ में हमने कंप्यूटर का विकास पढ़ना आरंभ किया, जिसमें से हमने देखा कि कंप्यूटर का जो विकास है उसका वर्गीकरण कर रखा गया है मुख्यतः 3 आधारों पर। और वो 3 आधार थे। आपका पहला जो था वो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा जो आधार था ये था आपका आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पर हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं हमने इसके पहले के वीडियो में इस चीज़ को पढ़ लिया है। और अब हम कंप्यूटर के विकास के वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्यतः इसके अन्य 2 आधारों के बारे में हम बात करेंगे। और वो दो आधार होंगे क्या, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम आज पढ़ेंगे क्या, कंप्यूटर का विकास पार्ट 2, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण के अंतर्गत अन्य 2 आधारों को। चलिए तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी इस कक्षा को शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का विकास पार्ट 2, और यहाँ पर हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास के वर्गीकरण के अन्य 2 आधारों के बारे में। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी इस कक्षा को शुरू करते हैं। तो अन्य 2 आधार क्या क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्य 2 आधार क्या क्या थे। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण जो था वो 3 आधारों पर किया गया था। पहला आधार था हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के थे, वो तो हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन है? ये 3 प्रकार आपका है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अर्थात आपका जो कंप्यूटर है वह किस पद्धति पर, किस मेथड पे काम करता है, उसी के आधार पर कंप्यूटर को बांट रखा गया है। आइए तीसरे आधार के बारे में हम बात करें। तीसरा आधार हमारा आकार और कार्य। तो आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार कौन कौन है ये हम देख ले जरा। तो आइए अगला पेज ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं 5 प्रकार कौन कौन है आकार और कार्य के आधार पर। तो आकार और कार्य के आधार पर यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहला होगा कंप्यूटर के प्रकार। तो यहाँ पर सबसे पहला कंप्यूटर होगा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, और अंत में आएगा क्वांटम कंप्यूटर। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले दूसरे आधार के बारे में, जिसके आधार पर क्या किया गया है, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा आधार हमारा क्या है? दूसरा आधार है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, अर्थात हमारा जो कंप्यूटर है किस मेथड पे काम करता है उसके आधार पर आप देखेंगे तो मुख्यतः जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन है? तो ये है एक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए हम देखते हैं एक एक करके एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, या हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हम इन्हें एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है आपका ये जो दोनों उदाहरण है ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। पहले हम लोग समझते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर हम लोग कहेंगे किसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है, जैसे तापमान हो गया, दाब हो गया, गति, विद्युत वोल्टेज, लंबाई तथा चौड़ाई। तो ये भौतिक मात्रा क्या है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो यहाँ पर तापमान, दाब, गति, ये सारी जो होती हैं ये भौतिक राशियाँ होती हैं। और इन्हीं को क्या कहता है एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से इनमें जो होता है इसका मापन किया जाता है। और यहाँ पर जो इनपुट होता है इस कंप्यूटर में, ये इनपुट आपको क्या होगा, किस रूप में होंगे? वेव के रूप में होंगे, अर्थात तरंग के रूप में यहाँ पर इनपुट होगा, तरंग के रूप में यहाँ पर इनपुट होगा। और ये कंप्यूटर क्या होगा, इस तरंग के माध्यम से क्या करेगा, कैलकुलेशन करके यहाँ बता देगा कि वातावरण का तापमान क्या है, या दबाव कितना है, या गति कितनी है। जैसे कुछ एनालॉग कंप्यूटर का हम उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पीडोमीटर, गाड़ियों वाहनों में जो गति मापने का जो यंत्र लगाया गया होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। और यहाँ पर क्या होता है, ये पूरी तरह से मैंने वो बताया कि एनालॉग कंप्यूटर में जो इनपुट होगा वो क्या होगा, वेव के रूप में होगा। तो उसके आधार पर क्या करता है, कैलकुलेशन करके यह बता देता है कि आपके गाड़ी की स्पीड क्या है। साथ में वोल्ट मीटर, ये भी एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर भी एनालॉग कंप्यूटर का हमारा उदाहरण है। आइए हम बात करते हैं अब इसके दूसरे प्रकार के बारे में कि दूसरा प्रकार हमारा क्या था। दूसरा प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर। किसे कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर हम लोग? तो साधारण से यदि मैं इसकी परिभाषा कहूँ तो जो कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर कार्य करते हैं उन्हें डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। वर्तमान समय में जो डेस्कटॉप होते हैं, जो लैपटॉप होता है, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर वगैरह भी सब डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर पर काम करते हैं।
बाइनरी नंबर का तात्पर्य क्या हुआ, अब आपको मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिजिटल कंप्यूटर को आपको थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। जैसे बाइनरी नंबर में आप कहेंगे कितनी संख्या होती है, तो आप कहेंगे 2 संख्या होते हैं, केवल 1, 0 और 1, बस 2 संख्या होते हैं। अब इससे क्या हुआ कि इन दोनों संख्याओं का प्रयोग करके क्या किया गया, एक भाषा का निर्माण किया गया और इसे ही कहा गया क्या, मशीन भाषा, जिसे हमारा वर्तमान का कंप्यूटर जो है जिसे समझ सकता है। आइए हम इसे उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं कि ये मशीन भाषा क्या होती है। मशीन भाषा क्या है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर 0 और 1 से हम कोरिलेट नहीं कर पाते कि एक्चुअली में हमारा कंप्यूटर किस प्रकार इस चीज़ को कंप्यूटर के लिए इन संख्याओं का प्रयोग किस प्रकार भाषा का निर्माण किया। इस समझने के लिए एक उदाहरण हम वहाँ पर लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ तो मैं आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछूँ कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, तो आप में से कई लोग बोलेंगे इसमें 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो आप बताइए इन लेटरों का प्रयोग करके क्या किया गया, अंग्रेजी भाषा का निर्माण हुआ अंग्रेजी भाषा का निर्माण हुआ। उसी प्रकार क्या किया गया कि 0 और 1 आप इसे संख्या कह लीजिए या आप इसे लेटर कह लीजिए या अक्षर कह लीजिए, और इसका क्या किया गया, इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों अक्षरों का प्रयोग करके या संख्या का प्रयोग करके क्या किया गया, एक भाषा बनाई गई जिसे क्या कहा गया, मशीन भाषा। और इससे ही हमारा कंप्यूटर जो है, वर्तमान का कंप्यूटर जो है इसे समझता है, इसी भाषा को केवल समझ सकता है। तो आइए हम वापस लौटते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। तो कुछ उदाहरण आप याद रखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर, कुछ उदाहरण है आपके पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जितने भी आप वर्तमान समय कंप्यूटर आप देखते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लिए जाते हैं, वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण आप ले सकते हैं। और कुछ उदाहरण यहाँ पर आपसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट वगैरह, ये सारे जो होंगे ये डिजिटल कंप्यूटर ही होंगे क्योंकि ये बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा प्रकार क्या है, कि तीसरा किस प्रकार का कंप्यूटर होता है उसे हम देखते हैं। तो तीसरा प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, या हम किसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहें, तो आइए इसे देखते हैं। जैसे ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की क्षमताओं से युक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर है। पहले मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूँ कि हाइब्रिड कंप्यूटर दिखते कैसे हैं। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, ये अस्पतालों में जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है ये हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है। ये अस्पतालों में क्या होता है, ये जो प्रयोग हो रहा है ये हाइब्रिड कंप्यूटर, या पेट्रोल पंप में जिस प्रकार एक कंप्यूटर का प्रयोग होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। आइए कुछ और बातों भी हम जानते हैं। जैसे अब यहाँ पर क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होगा, एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की क्षमताओं से, दोनों कंप्यूटर के जो गुण होंगे, मैं स्पष्ट करूँ, एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होंगे कि इसमें क्या होगा, एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की क्षमताओं से ये युक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें गणना का प्रोसेसिंग के लिए कि ना डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट के लिए एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। एनालॉग संकेत मतलब वेव या हम कह सकते हैं तरंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, जो संकेत होते हैं उसे वेव के रूप में क्या करता है, कैलकुलेट करता है और उसे क्या करता है, देता है डिजिटल कंप्यूटर को। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करने के पश्चात में हमें परिणाम देता है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में जो हॉस्पिटल में जो होता है ना कि मरीज के हार्ट बीट मापने में या ब्लड प्रेशर चेक करने में जिस कंप्यूटर का प्रयोग होता है वो सारे कंप्यूटर होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। साथ में आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप में जो मशीन लगा हुआ है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जा सकता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है। मैं थोड़ा सा आपको और स्पष्ट कर दूं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे हार्ट बीट मापने, यहाँ थोड़ा मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ हार्ट बीट में क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि हार्ट बीट में आप जानते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर होगा, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, सही दोनों कंप्यूटर से युक्त है, दोनों कंप्यूटर का इसमें गुण है, एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर से युक्त है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वेब के माध्यम से क्या होता है, सारी जानकारियाँ एकत्रित करता है और उसे क्या करता है, डिजिटल कंप्यूटर को सौंपता है। और अंत में आप देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटली प्रोसेस करने के पश्चात में आपको परिणाम देता है कि आपका हार्ट बीट, आपको एक परिणाम देता है कि हाँ हार्ट बीट इतना है, एक पेपर के रूप में आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। साथ में ब्लड प्रेशर की जांच करने के में वो जो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वो भी एनालॉग और वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने आपको बताया था कि याद क्या रखेंगे कि जो अस्पतालों में जो हार्ट बीट मापने के मशीन होते हैं या ब्लड प्रेशर मापने का जो मशीन होता है वो सारे के सारे हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। और यहाँ पर जो पेट्रोल पंप में जो मशीन लगा हुआ होता है वो भी क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न साधारण सा पूछेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। प्रश्न पूछेगा बताइए कि इनमें से कौन हाइब्रिड कंप्यूटर है। साधारण प्रश्न पूछेगा, या डिजिटल कंप्यूटर पूछ सकता है या एनालॉग कंप्यूटर पूछ सकता है, बताइए इनमें से कौन एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के विकास के वर्गीकरण के बारे में, इसके तीसरे आधार के बारे में। तीसरा आधार क्या, कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण का जो तीसरा आधार था वो तीसरा आधार था क्या, आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर।
तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के विकास के वर्गीकरण के अंतर्गत इसके तीसरे आधार के बारे में। और ये तीसरा आधार क्या था? आकार और कार्य, अर्थात आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर मुख्यतः आप देखेंगे इसके आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर। आइए एक एक करके हम इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर किसे कहेंगे? पहले तो आप याद जानें कि यह एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, इसी कारण से पीसी भी कहा जाता है, अर्थात पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। कुछ उदाहरण भी हम देखते हैं। देखिए जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट, नेटबुक, माइक्रोफोन, ये सारे जो होंगे माइक्रोफोन नहीं स्मार्टफोन, ये सारे जो होंगे ये क्या होंगे? माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। अब माइक्रो कंप्यूटर इन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जा रहा है, इसी कारण से इन कंप्यूटरों को कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, उपयोग कहाँ पर होता है, इसका कार्य क्या है? तो आप जानते हैं कि व्यवसाय के स्तर पर इसका प्रयोग हो रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है। तो इस रूप में इसे याद रखेंगे। यहाँ पे उदाहरण आपके लिए आवश्यक है, जो मैंने आपको यहाँ माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण बताया, इसे याद रखेंगे। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम नोटबुक, टैबलेट, नेटबुक, ये सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। आइए हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर पहले तो हम समझते हैं कि मिनी कंप्यूटर है क्या। मिनी कंप्यूटर का आकार यदि मैं बात करूँ तो ये इसके तुलना में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा बड़े हो जाएंगे। इसकी प्रोसेसिंग की क्षमता अधिक होगी, अर्थात अधिक गति से प्रोसेस कर पाएगा। भंडारण की क्षमता अधिक होगी, डेवलप रहेगा थोड़ा सा इसकी तुलना में। आइए हम बात करें इसके बारे में। तो हम हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर है? तो इसे हम पहचान कैसे हम कर सकते हैं उसे देखते हैं। वैसे कंप्यूटर का समूह जिसमें कई सारे मॉनिटर, लेकिन केवल एक कॉमन CPU होता है। केवल एक कॉमन CPU आपको देखने को मिलेगा। उस प्रकार के कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मिनी कंप्यूटर। पहले तो याद क्या रखें कि इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग आपको कॉल सेंटर में होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर स्थिति क्या है आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ। जैसे इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग BPO जैसे क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। BPO वाले क्षेत्र क्या हो गए? तो BPO वाले क्षेत्र हो गए बिजनेस प्रोसेस आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो कंपनियाँ होती है ना, ये सर्विस प्रोवाइड करती है ग्राहकों को। तो यहाँ पर जो भी कंप्यूटर प्रयोग किए जाएंगे वो सारे होंगे मिनी कंप्यूटर। अब यहाँ मिनी कंप्यूटर के बारे में कुछ नोट डाउन करके लिखा हुआ है कि दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर का नाम क्या था? तो याद क्या रखिए, PDP-8 बनाया किसके द्वारा गया था? डेक कंपनी। मैंने आपको पीढ़ियाँ जब हम पढ़ रहे थे मैंने इसके बारे में आपको बताया था। इसका पूर्ण रूप होगा प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर 8, और ये डेक जो है कंपनी है हो गया डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। आइए हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरा प्रकार है हमारा क्या? मेन फ्रेम। देखिए आपका ये आपका जो है मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में। तीसरा प्रकार कौन है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। सबसे पहले इसके चित्र को आप देख लें। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब माइक्रो कंप्यूटर या हम बात करें मिनी कंप्यूटर, इन दोनों से क्या है? ये बहुत ही बड़े हैं। इसकी प्रोसेस की क्षमता उन दोनों से बहुत ही ज़्यादा अधिक होगी, साथ ही भंडारण की क्षमता बहुत ही अधिक होगी इसकी। तो आइए हम लोग अपने लौटते हैं। हम देखें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होता है या किसे हम कहें मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता कहाँ है। तो वैसे कंप्यूटर जिनका उपयोग बड़े बड़े संस्थान क्या कर रहे हैं? बड़े संस्थान भारी मात्रा में आंकड़ों को स्टोर करने में संस्करण के लिए करते हैं, वैसे कंप्यूटर को हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फेसबुक के बारे में। फेसबुक मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही प्रयोग करता है अपने ग्राहकों को सुविधा देने के लिए, सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्या करता है? वो इसी प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि जो मुख्य कंप्यूटर होगा ये आपको क्या होगा? केंद्रीय स्थान पर रखा होगा, और यहीं पर क्या होगा? सारे डाटा और सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन यहीं पर इसी कंप्यूटर में स्टोर होगा। अब यदि आपको इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या करना है? एक्सेस करना है, तो आपको क्या करेंगे? आप इंटरनेट के माध्यम से इस कंप्यूटर से जुड़ेंगे और क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी डाटा है आप उसका प्रयोग कर सकेंगे, और साथ में इस कंप्यूटर के प्रोसेसिंग क्षमता का भी आप प्रयोग कर सकेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर को समझाता हूँ। जैसे फेसबुक के बारे में हम समझते हैं कि फेसबुक का मेन कंप्यूटर कहाँ रखा होगा? तो आप कहेंगे अमेरिका में रखा होगा। अमेरिका में भी कहाँ रखा होगा? तो आप कहेंगे कैलिफोर्निया में रखा होगा ना। अब यदि मान के चला जाए कि आप क्या करना चाहते हैं कि आप फेसबुक में जाकर के अपने डाटा या डाटाओं का प्रयोग करना चाहते हो, तब क्या करेंगे? आप वेब ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखेंगे फेसबुक, या ऐप होगा तो आप फेसबुक ऐप के माध्यम से उसको इंटर कर जाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र में आप क्या करेंगे? गूगल के माध्यम से फेसबुक टाइप करके आप कहाँ पहुँच जाएंगे? फेसबुक की वेबसाइट पर। और उस वेबसाइट पर क्या करेंगे? जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे कहाँ पर? फेसबुक का जो मुख्य कंप्यूटर जो केंद्रीय कंप्यूटर है, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे।
अब वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। अब वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आपको तब तक उस कंप्यूटर का डाटा का यूज़ करने के लिए नहीं दिया जाएगा जब तक आप यूज़र नेम आप पासवर्ड एंटर नहीं करते। और जैसे इसने अपने इंटर किया, आपने कहा आप कहाँ पहुँच गए, उस मुख्य कंप्यूटर में। और अब आप क्या कर सकते हैं, वहाँ के डाटा का उसके डाटा का या अपने डाटा का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ में आप क्या होगा इस समय कि आप मुख्य कंप्यूटर पर पहुंच चुके हैं, तो आप मुख्य कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग क्षमता है उसका भी प्रयोग कर रहे होंगे। तो आप इसे मेन फ्रेम कंप्यूटर को इस रूप में आप समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते हैं हमारा चौथे प्रकार के बारे में। चौथा प्रकार क्या है, ये मैंने आपको उसी तक बताया था, कुछ इस प्रकार से दिखता था सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं चौथा प्रकार है सुपर कंप्यूटर का। पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर हम किसे कहें, तो पहले देखिए क्या कि वैसे कंप्यूटर जिनकी गणना शक्ति अन्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। देखिए आपका एग्जामिनर यहाँ पर ना बहुत साधारण प्रश्न बनाया था कि बोला था क्या बताइए कि माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ इसकी मुख्य विशेषता क्या होगी, गणना की शक्ति अन्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। वैसे इसकी भंडारण की क्षमता भी अन्य की तुलना में अधिक ही होगी, आकार भी अधिक बड़ा ही होगा, एक बिल्डिंग आकार के लगभग बराबर हो सकता है एक सुपर कंप्यूटर का आकार। तो इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम याद क्या रखें कि सुपर कंप्यूटर के साथ में स्थिति क्या होती है कि यहाँ पर कई सीपीयू को अर्थात प्रोसेसिंग डिवाइस को क्या किया जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा किया क्यों जाता है, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ऐसा करने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में क्या किया जाता है, तोड़ लिया जाता है। अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, तोड़कर क्या किया जाता है, अलग अलग जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं उनसे क्या होता है, सारे कार्य टुकड़ों में कार्य को करा लिया जाता है। और अंतिम रूप से क्या किया जाता है, उन सारे परिणामों को एक साथ ला करके, उन सारे अलग अलग परिणामों को एक साथ ला कर क्या होता है कि हम वास्तविक रिजल्ट पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं। आपने सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि बिग बैंग ये जो घटना है जिससे हमारा यूनिवर्स का निर्माण हुआ, ये घटा कब। तो आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व ही वैज्ञानिकों की टीम ने यह बता दिया था कि इसका जो है ये 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व क्या था कि यह घटना हुई थी। और उसके बाद हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। बिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, बिग बैंग से घटना हुई थी जिससे हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो ये बातें जो वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि उन्होंने इस बात को पता कैसे लगाया, क्योंकि वर्तमान समय में तो अभी जाकर के ना जेम्स वेब टेलीस्कोप का क्या किया गया है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया। और इसने ब्रह्मांड की सबसे पुरानी लाइट को क्या किया, डिटेक्ट किया। और ये पाया, जब वैज्ञानिकों ने उसका विश्लेषण किया तो पाया क्या कि जो हमारा ब्रह्मांड है लगभग वह 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है। पर ये तो आज जाकर के जेम्स वेब टेलीस्कोप को क्या किया गया कि उसे अंतरिक्ष में भेजा गया और इसने क्या किया, डिटेक्ट किया, सबसे पुरानी लाइट को क्या किया, डिटेक्ट किया। और यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये जो लाइट थी वह 13.8 बिलियन वर्ष पुराना था। और इस प्रकार वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है। पर वैज्ञानिकों ने आज से 20 वर्ष पूर्व ही इसके बारे में बता दिया था कि बिग बैंग लगभग इतना समय पहले हुआ होगा। ये संभव कैसे हो पाया, ये संभव हो पाया सुपर कंप्यूटर के कारण। अब सुपर कंप्यूटर में क्या किया गया कि एक वास्तविक परिस्थिति बनाई गई, बिग बैंग होने के लिए एक वास्तविक परिस्थिति का बनाया गया, एक सिमुलेशन रन किया गया। और वर्तमान समय में हमारा जो ब्रह्मांड जिस रूप में दिखता है उस स्थिति में पहुँचने के लिए उसे कितने समय लगेगा, इसका सिमुलेशन रन किया गया। अब जब ये सिमुलेशन रन किया गया तो परिणाम हमें पता क्या मिला, 13.8 बिलियन। जिस ब्रह्मांड को आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, इसे यह रूप पाने में लगभग 13.8 बिलियन वर्ष लगने थे इस सुपर कंप्यूटर के अनुसार, इस सिमुलेशन के अनुसार। और वर्तमान समय में जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सबसे पुराने लाइट को खोजा और वैज्ञानिकों ने जब एनालिसिस किया तो पता ये बात तो स्पष्ट प्रमाणित हो गई कि हमारा जो यूनिवर्स है लगभग 13.8 बिलियन वर्ष पुराना, अर्थात हमारा जो ब्रह्मांड है वह 13.8 बिलियन वर्ष का है। आइए हम देखते हैं कुछ और बातें अन्य प्रकार की कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में आगे हमें क्या चीज़ जाननी है, हम उसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसकी जो गति होती है उसे पेटा फ्लॉप में मापा जाता है। अब यहाँ पर आपको फ्लॉप का पूर्ण रूप पूछ सकता है, यहाँ पर साधारण प्रश्न पूछेगा, बताइए सुपर कंप्यूटर का गति किस में मापा जाता है। आपको वहाँ पर उदाहरण दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ पर पेटा फ्लॉप में ऑप्शन में हो आप उसे सही करेंगे। देखें फ्लोटिंग का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर है फ्लॉप का पूर्ण रूप है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अब इसे
इसका पूर्ण रूप आप इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, अब पहला विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आप कहेंगे CDC 6600, जिसे बनाया था किसे? CRC द्वारा। CRC क्या है? क्रे रिसर्च कंपनी, ये अमेरिकी बेस्ड कंपनी है और इसने दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। 1965 के पास में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था CDC 6600, बनाया गया था CRC कंपनी के द्वारा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो आप कहेंगे कौन है? परम 8000, जिसका निर्माण CDEC के द्वारा किया। CDEC के द्वारा कब किया गया था? ये देखिए, ये 1991 होगा, 80 नहीं होगा, 1991 होगा, 1991 में किया गया था। उसके अलावा भी आप क्या रखें कि ये जो है ना, ये जो परम है, इसमें इसकी सीरीज के अंतर्गत कई सारे सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया। जैसे आप देख सकते हैं कि परम 2003 में बनाया गया और परम युवा 2013 में बताया गया। साथ में आप अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? तो बार्क के द्वारा बनाया गया। और एक और है पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर, इसे किसके द्वारा बनाया गया? तो हैदराबाद में स्थित एक अनुराग नाम का एक रिसर्च कंपनी है, इसने यहाँ बनाया था पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को DRDO के लिए। तो आप इसे इस रूप में याद रखेंगे। पिछले एग्जामों में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता रहा है कि अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर था वह किसने विकसित किया? तो याद क्या रखेंगे? बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, इसने डेवलप किया था। और पेस सीरीज का सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? तो याद क्या रखेंगे? एक रिसर्च कंपनी है जिसका नाम है अनुराग, ये हैदराबाद में स्थित है और इसने क्या किया था कि DRDO के लिए एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण DRDO के लिए सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है। आइए हम बात करते हैं। तो पहले आप देख ले, ये था आपका सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका आकार एक फ्लोर के साथ साथ एक पूरी बिल्डिंग बराबर हो सकता है। ये अन्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर जो CPU होते हैं वो मैंने क्या किया था? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके पीछे कारण क्या था? मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो आप ज़्यादा देखेंगे साइंटिफिक जटिल गणितीय गणनाओं को करने में इसका प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार के कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर। आइए हम बात करें अन्य प्रकार के कंप्यूटर। जो हमारा 5वां कंप्यूटर था वो था क्या? क्वांटम कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर और वर्तमान समय का जो हमारा कंप्यूटर है, चाहे वो मिनी कंप्यूटर हो, माइक्रो कंप्यूटर हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, वो उसकी तुलना में क्वांटम कंप्यूटर कैसे अलग है? तो आइए देखिए, क्लासिकल कंप्यूटर जो है ना, 0 या 1 या कहे ऑन या ऑफ स्टेट के आधार पर डाटा प्रोसेस करता है। वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में दोनों पॉसिबल स्टेट में होता है। मतलब एक ही समय में वह 0 और 1 दोनों स्टेट शो करता है और उसी के साथ डाटा को प्रोसेस करता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है, आप जानते हैं कि वह मशीन भाषा का, हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटर मशीन भाषा को समझता है, अर्थात यहाँ पर 0 और 1 से जो भाषा का निर्माण हुआ, इस भाषा को वह समझता है, इससे बने निर्देशों को आसानी से समझ लेता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है? तो ये काम बाइनरी नंबर पे ही कर रहा है। पर यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्लासिकल कंप्यूटर के बारे में बात करूँ तो 0 का मतलब होता है क्या कि कंप्यूटर में यदि मैं निर्देश देता हूँ, जिसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं कंप्यूटर को यह निर्देश दूँ, आप कंप्यूटर में हैं, थोड़ा सा कल्पना करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो पावर बटन था मैंने इसको ऑफ कर दिया। पावर बटन को मैंने ऑफ किया तो कंप्यूटर को निर्देश जाएगा कि अच्छा 0 टाइप किया है, इसका मतलब हमको अपने आप को बंद करना है। तो कंप्यूटर इसको इस रूप में समझेगा और अपने आप को बंद कर लेगा और यहाँ पर आप कंप्यूटर के अंदर में किसी प्रकार की बिजली नहीं होगी। पर जैसे ही हम क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर पर निर्देश जाता है किस रूप में? 1, अर्थात इसका ये कंप्यूटर क्या समझता है, अच्छा पावर ऑन करना है, तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। और इसी बात आप देख सकते हैं क्या है कि इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके क्या किया गया है, कई सारे निर्देशों का निर्माण किया गया है, जिसे कंप्यूटर हमारा समझ पाता है। पर क्वांटम कंप्यूटर के साथ मुश्किल क्या है? क्वांटम कंप्यूटर में क्या है स्थिति कि ये जो स्थितियाँ मैंने आपको बताई, यहाँ पर क्या होगा कि क्वांटम कंप्यूटर में, थोड़ा सा मैं इसे हटा लूँ, उसके बाद हम क्वांटम कंप्यूटर को देखने का प्रयास करते हैं। आइए क्वांटम कंप्यूटर देखें। तो क्वांटम कंप्यूटर में क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में कैसे अलग है और कैसे कार्य करता है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वांटम कंप्यूटर जो है एक ही समय में दोनों पॉसिबल स्टेट, अर्थात यह एक ही समय में 0 और 1 ये दोनों स्टेट्स क्या कर सकता है, शो कर सकता है, उसी के साथ डाटा प्रोसेस करता है। और यही कारण है कि यह है ना, यह अन्य कंप्यूटर की तुलना में आप देखेंगे जब इसका निर्माण हो जाएगा तो ये अन्य कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक गति से कार्य कर पाएगा। साथ में इसकी संग्रहण की क्षमता बहुत अधिक होगी। आकार का जहाँ तक संभावना है कि सुपर कंप्यूटर छोटे ही होंगे।
आपने हाल फिलहाल के दिनों में सुना होगा कि गूगल कंपनी के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर एक क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण किया गया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया एक सुपर कंप्यूटर, दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के मध्य में। और वहाँ पर देखिए, पहले तो ये देखिए गूगल के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होनी है। और यहाँ पर जब प्रतिस्पर्धा रखी गई तो आपने यहाँ पर देखा गया क्या कि एक जटिल गणितीय गणना करना था इन दोनों को, तो क्वांटम कंप्यूटर ने मात्र 1 घंटे में उस गणना को कंप्लीट कर लिया। पर वही बताया गया क्या कि उसी गणना को करने में जो सुपर कंप्यूटर थे उन्हें लगभग 10,000 साल लगते। वर्तमान समय में अभी तक इस प्रकार के सुपर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं संभव हो पाया है, क्योंकि अभी तक यह डेवलपमेंट स्टेज में ही है। पर उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में क्या हो कि कंपनियों के द्वारा या सरकारों के द्वारा या कई सारे जो अंतरिक्ष एजेंसी है वहाँ पर आपको इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता हुआ दिखे। और भविष्य में यदि संभव ऐसा हो गया तो आपके टेबल पे भी एक क्वांटम कंप्यूटर होगा और उसके आप प्रोसेसिंग क्षमता का प्रयोग आसानी से कर पाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर आपने देख लिया, हाँ यहाँ पर आप देख लें, जैसे क्लासिकल कंप्यूटर आपने देखा ना, मैंने क्लासिकल कंप्यूटर का आपको उदाहरण बताए थे, जितने डिजिटल कंप्यूटर होंगे, या हम कह सकते हैं कि जितने मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर, ये सारे क्लासिकल कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पर जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी को बिट में मापा जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में मेमोरी को किस में मापा जाता है, क्यूबिट में। तो आप इस रूप में पूछ सकते हैं, आपका साधारण सवाल पूछेगा, बताइए कि क्वांटम कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है उसका किस में मापा जाता है, तो याद क्या रखें, क्यूबिट में। यदि आप कहेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाया जाए तो मैं क्वांटम कंप्यूटर को समझाने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ माइक्रो कंप्यूटरों के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो है ये इस प्रकार के कंप्यूटर के निर्माण की कल्पना की जा रही है, नैनो कंप्यूटर, डीएनए कंप्यूटर या केमिकल कंप्यूटर। तो अभी तक इसका निर्माण तो संभव नहीं हो पाया, पर उम्मीद है कि आने वाले समय में क्या होगा, इस प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण होगा। तो बस इस रूप में ही याद रखेंगे। नैनो कंप्यूटर का मतलब बहुत क्या होगा कि बहुत आकार में छोटे होंगे, अर्थात यहाँ पर एक नैनो ट्यूब जो होता है, एक नैनो ट्यूब के आकार वाला ट्यूब का प्रयोग करके क्या है कि कल्पना की जा रही है कि छोटे आकार के कंप्यूटर का, बहुत ही छोटे आकार के, अत्यंत छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण किया जा सके। साथ में डीएनए कंप्यूटर के निर्माण की योजना बनाई जा रही है, साथ में केमिकल कंप्यूटर के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। अब हम बात करते हैं कुछ व्यक्तिगत कंप्यूटरों के बारे में। देखें यहाँ पर किस प्रकार के कौन कौन कंप्यूटर है या हमें क्या क्या जानना होता है व्यक्तिगत कंप्यूटरों में, इसे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसी के बारे में। पीसी का पूर्ण रूप क्या होगा, तब कहेंगे पर्सनल कंप्यूटर। इसे डेस्कटॉप भी कहा जाता है। अब ये जो होता है वह सिंगल यूजर होता है, एक समय पे एक ही आदमी से प्रयोग कर सकता है, इसलिए सिंगल यूजर कहा जाता है। आप देखिए यहाँ कुछ पीसी निर्माता कंपनी है, जैसे IBM, लिनेवो, एप्पल, HCL और HP, ये सारे जो है ये पीसी निर्माता कंपनी अर्थात पर्सनल कंप्यूटर ये सारे बनाते हैं। अब पीसी के बारे में हम जानें कि पीसी का विकास हुआ कब, पीसी बना कब। वैसे तो यदि मैं बात करूँ माइक्रो कंप्यूटर 1970 में आ गया था, पर पर्सनल कंप्यूटर कब बना, 1981 में। इसका नाम उस समय इसे क्या कहा गया, जिसे कहा गया PCET अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। पर वर्तमान समय पीढ़ी के सभी कंप्यूटर को क्या कहा जा रहा है, PCAT अर्थात पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। हो सकता है आपको इसका पूर्ण रूप पूछे, बताइए PCET का पूर्ण रूप क्या होगा। आपसे पूछ सकता है PCET का पूछ सकता है या PCAT का पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं, यदि मैं पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर में से आप परिचित होंगे, और वहाँ पे आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो इनपुट डिवाइस के रूप में वो क्या मुख्यतः मिलेंगे देखने को, कीबोर्ड और माउस मुख्यतः। साथ में स्पीकर वगैरह भी इसमें अलग से लगाया जाता है, तो उसे आप देख सकते हैं। आप इस कंप्यूटर से पहले से ही परिचित हैं। अब हम बात करते हैं वर्क स्टेशन के बारे में। वर्क स्टेशन क्या है, वर्क स्टेशन में एक प्रकार का कंप्यूटर है, पर वो डेस्कटॉप की तुलना में या अन्य कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा थोड़ा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब इसका निर्माण जानते हैं, ऑर्डर पे ही किया जाता है। ऑर्डर पे क्या आता है, इसकी संग्रहण की क्षमता अधिक रखी जाती है, डिस्प्ले की जो गुणवत्ता वो बेहतर रखी जाती है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसका उपयोग अधिकतर टाइम आपको वैज्ञानिक जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं वहाँ पर, आपको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या भवन निर्माण के क्षेत्र में क्या होता है कि वास्तविक परिस्थितियों को बनाकर क्या था, उसका अध्ययन किया था। अर्थात यहाँ पर क्या आता है कि वर्क स्टेशन के माध्यम से, इस कंप्यूटर के माध्यम से सिमुलेशन रन किया जाता है और क्या होता है उसका अध्ययन करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। ये जो है मैंने तो आइए हम देखें अगला, जैसे नोटबुक। ये नोटबुक पहले तो याद रखें, नोटबुक को ही क्या कहा जाता है, लैपटॉप। इसे क्या कहा जाता है, लैपटॉप। इसका विकास किसने किया, तो आप देखेंगे एडम ऑसबर्न ने। किसके द्वारा, एडम ऑसबर्न के द्वारा कब किया गया था, 1981 में इसका आविष्कार कर दिया गया था। अब इसे लैपटॉप क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर ना इसको लैप अर्थात क्या बोलते हैं उसको,
घुटनों पर रख करके या लैप में रख करके क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी कारण से इसे लैपटॉप कहा गया है। यहाँ पर क्या होता है कि इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि इसमें जो कीबोर्ड और जो माउस होते हैं इस उपकरण के साथ ही इनबिल्ड होते हैं, साथ में स्पीकर वगैरह सब इसी में इनबिल्ड होते हैं। तो कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, इससे भी आप परिचित हैं। बात करते हैं नेटबुक के बारे में। अभी नेटबुक यदि मैं बात करूँ तो ये भी एक छोटा कंप्यूटर है और ये जो है ना, ये लैपटॉप का छोटा संस्करण है, अर्थात ये लघु रूप है लैपटॉप का। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग आप क्या देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है और वो चाहता है कि इंटरनेट पे क्या करे, इंटरनेट की सुविधा को इस्तेमाल कर पाए, तो उसे क्या इस्तेमाल करना होगा, नेटबुक। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि इसका निर्माण इसका उपयोग कहाँ पर होगा, गतिमान अवस्था में इंटरनेट का उपयोग करने में। टैबलेट कंप्यूटर के बारे में हम जानें। टैबलेट कंप्यूटर क्या है, टैबलेट से आप परिचित है। देखें, ये जो टैबलेट कंप्यूटर के बारे में हम देखें पहले, इस थोड़ा मैं हटा दूँ। टैबलेट कंप्यूटर ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो इनपुट होता है ना, वो स्टाइलस पेन के माध्यम से या तो टच स्क्रीन की तकनीक का प्रयोग के द्वारा क्या होता है, इससे निर्देश दिया जा सकता है। अर्थात इसका हम लोग प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं, इनपुट हम लोग कैसे करेंगे, स्टाइलस पेन के माध्यम से या तो टच स्क्रीन की तकनीक का प्रयोग करके। आगे हम बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पाम टॉप के बारे में। पहले पाम टॉप भी एक छोटा प्रकार का कंप्यूटर है, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो ये बहुत छोटा कंप्यूटर है, इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। इसमें कीबोर्ड की जगह आवाज़ और इनपुट का कार्य लिया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब ये जो कंप्यूटर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पाम टॉप है ना, इसका प्रयोग जानते हैं, इसका प्रयोग आप मोबाइल फ़ोन की तरह भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के विकल्प की तरह इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पीडीए का पूर्ण रूप लिखा हुआ है, पीडीए का पूर्ण रूप लिखा हुआ है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका नाम है। और मैंने आपको बताया कि पाम टॉप को क्या कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है, पीडीए कहा जा रहा है। और हमने देखा था कि किस प्रकार की इसका प्रयोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह भी किया जा सकता है। स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन क्या है, एक मोबाइल फ़ोन है, पर इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के लगभग सभी विशेषताएं क्या होती हैं, मौजूद होती है। ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें सारे के सारे स्मार्टफोन में एक कंप्यूटर के सारी विशेषताएं मौजूद होती है। सारे फीचर को कंप्यूटर को देखने को ही मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका यहाँ पर एक प्रश्न है, एक साधारण प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए कि निम्न में से किसे हैंड हेल्ड डिवाइस कहेंगे। तो हैंड हेल्ड डिवाइस किसे कहेंगे, इसे हम देख लेते हैं ज़रा। हैंड हेल्ड डिवाइस किसे कहेंगे, हम इसे देखें। तो हैंड हेल्ड का तात्पर्य क्या हुआ कि हाथ में पकड़ के जिसका इस्तेमाल किया जा सकता हो, उस प्रकार के डिवाइस को हम क्या कहेंगे, हैंड हेल्ड डिवाइस। जैसे स्मार्टफोन, ये सारे क्या, स्मार्टफोन जो हो गया, जो टैबलेट हो गया, जो पाम टॉप हो गया ना, ये सारे क्या है कि इनका प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, हाथ में पकड़ के कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप हाथ में पकड़ कर सकते हैं। इसी कारण से क्या कहा जाता है, इसे हैंड हेल्ड डिवाइस कहा जाता है। वहीं पर हम गोद में रख करके किसका प्रयोग कर पाएंगे, तो लैपटॉप का प्रयोग कर पाएंगे, नोटबुक का प्रयोग कर पाएंगे, नेटबुक का प्रयोग कर पाएंगे। तो उसे क्या कहा जाता है कि उसे कहा जाता है लैब में प्रयोग करने वाली डिवाइस। मतलब यहाँ तो बस इतना याद रखें कि हैंड हेल्ड डिवाइस किसे कहा जाएगा, तो जो स्मार्टफोन होते हैं, जो स्मार्टफोन हो गया आपके, जो आपका पाम टॉप हो गया या टैबलेट जो हो गया, ये सारे जो होंगे ना, ये सारे आपके होंगे हैंड हेल्ड डिवाइस। तो ये था हमारा हमने यहाँ पर कंप्यूटर का विकास पढ़ा है और यहाँ हमने दूसरे या तीसरे आधार के बारे में बात किया। पहला आधार, दूसरा आधार हमारा जो था कार्यप्रति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, जो तीसरा आधार था ये था आकार कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के थे। साथ ही मैंने आपको कुछ व्यक्तिगत कंप्यूटर के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा, मैं क्या करूँगा, कंप्यूटर का उत्पाद विकास हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है, थ्योरी का सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैं आपको इन सारे प्रश्नों से परिचित करवा दूँगा। तो अब अंत में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।